तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज तक कई ऐसी कहानियां मैं आपको सुना चुका हूं जिसमें भूत प्रेत या शैतान के बारे में बातें हो रही होती हैं, और कई लोगों ने इसके बारे में बोला भी है कि वो इसके बारे में भरोसा नहीं करते या इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। तो मैं यहाँ किसी के बिलीफ सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ उन्हीं घटनाओं के बारे में बताता हूँ जो इतिहास में, न्यूज़ में किसी न किसी जगह पे वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, जिनके बारे में न्यूज़पेपर में या फिर इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है। मैं कोई भी मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं सुनाता हूँ। आज की जिस कहानी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी घटना है जिसमें एक इंसान के ऊपर कत्ल का मुकदमा चलाया जाता है, और कोर्ट में जो उनके वकील हैं वो ये दलील देते हैं कि ये जो कत्ल हुआ है ये किया तो उस इंसान ने ही है, लेकिन ये कत्ल उससे शैतान ने करवाया है। मतलब जो डिफेंस लॉयर थे उनकी ये दलील थी कि जो ये अपराध हुआ है ये करवाने वाला शैतान है। और ये इतिहास में शायद पहला ही ऐसा डॉक्यूमेंटेड केस है जिसमें किसी अपराध के लिए शैतान को जिम्मेदार ठहराया गया हो कोर्ट के अंदर। इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल छपे हैं, किताबें लिखी गई हैं, इवन मूवीज भी बनी हैं जो बहुत सक्सेसफुल रही हैं। तो आइए आपको बताते हैं इस पूरे केस में क्या हुआ था। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के कनेटिकट स्टेट के एक छोटे से गांव में, जहां पे रहती थी ग्लेजन फैमिली, जिसमें मालकिन थी जूडी ग्लेजन और उनके पति। इनके लगभग 8-10 बच्चे थे। ये कनेटिकट के एक रिमोट लोकेशन के गांव में रहा करते थे, लेकिन किराए के घर में रहते थे और काफी बड़ी फैमिली होने की वजह से इनको थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। तो ये डिसाइड करते हैं कि ये उस रिमोट लोकेशन से हट के कनेटिकट के ही एक शहर ब्रुकफील्ड में आके बस जाएंगे और यहाँ पे अपना काम धंधा तलाशेंगे। वो एक घर तलाशते हैं और वहां पे पूरी की पूरी फैमिली, ग्लेजन फैमिली जो है वो शिफ्ट कर जाती है। जब ग्लेजन फैमिली ब्रुकफील्ड के अपने नए घर में आते हैं जो उन्होंने किराए पे लिया था, रेंट पे लिया था, तो उनके सारे के सारे बच्चे, जैसे उनकी आदत होती है, दौड़ के घर में घुसते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं। सामान नया नया सब कुछ होता है, उसको देख के उनको खुशी हो रही होती है। ऐसे में उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था डेविड। वो पहले तो घर के अंदर घुस के काफी खेलता है, कूदता है, खुश होता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो एकदम से रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है। जो माँ बाप होते हैं, जूडी और उनके हस्बैंड, वो उस बच्चे के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं, भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत है। डेविड को देख के लगता है कि वो काफी डरा हुआ है, वो कोई जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है, और उसके माँ बाप जो होते हैं वो उसको किसी तरीके से समझा बुझा के चुप करा लेते हैं। अब अगला दिन आता है, अभी भी सामान वगैरह सेट किया जा रहा था, डेविड वैसे ही खेल रहा होता है, फिर वो एकदम से रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देता है। अब जो ग्लेजन दंपति थे वो जाके फिर से उससे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, कल भी तुम रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, आज भी तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही नहीं रो रहा हूँ, दरअसल मेरे को यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो बहुत ही डरावना है, देखने में बहुत डरावना है, और वो मुझसे बार बार ये कह रहा है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते हो, इस घर को छोड़ के चले जाओ। जब ग्लेजन दंपत्ति इस बात को सुनते हैं, जूडी और उनके हस्बैंड इस बात को सुनते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जो ये बच्चा है ये बचपन से एक जगह पे रह रहा था, अब उसे छोड़ के एकदम से दूसरी जगह लेके आया गया है। तो शुरू में तो उसको नई जगह देख के खुशी हुई, लेकिन जब उसको ये लगा कि अब हम वापस कभी नहीं जाएंगे, तो अपने दोस्तों को, पुरानी जगह को छोड़ने के विचार से इसको दुख हो रहा है, और इसी वजह से ये कुछ नाटक सा कर रहा है। वो उसको डांटते हैं, डपटते हैं और अपना काम करने में लग जाते हैं। अगले दिन रात में जब सब लोग घर में सो रहे होते हैं तो डेविड एकदम से जाग जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। उसको चीखता, चिल्लाता, रोता देख के बाकी सारे बच्चे भी डर जाते हैं। ग्लेजन दंपति भी ये बात सोचते हैं कि भाई क्या किया जाए, इसको बार बार समझा रहे हैं लेकिन ये मान नहीं रहा। फिर से वो उसे किसी तरीके से समझाते बुझाते हैं, लेकिन ये सिलसिला जो होता है ये रुकता नहीं। हर थोड़े थोड़े दिन में डेविड चीखना, चिल्लाना, रोना शुरू कर देता है और बार बार बोलता है कि एक बूढ़ा आदमी, डरावना आदमी उसको दिखाई दे रहा है जो उसको इस घर से निकल जाने के लिए कह रहा है। धीरे धीरे डेविड की तबीयत खराब होने लग जाती है। उसके माता पिता घबराते हैं, उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर किसी तरीके की कोई बीमारी पकड़ नहीं पाते। डेविड बार बार उसी तरीके से चीखता है, चिल्लाता है, रात में सोते हुए जाग जाता है, बुदबुदाने लगता है। एक दिन इसी तरह रात में वो सो रहा था और चीखता हुआ जागता है और लैटिन लैंग्वेज में बात करना चालू कर देता है।
कुछ बातें बोलता है जो लैटिन लैंग्वेज में थी, और ये देख के उसके माता पिता बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि वो मात्र 10-12 साल का बच्चा था, उसको कभी लैटिन लैंग्वेज के बारे में कुछ बताया नहीं गया था, उसने कभी सीखी नहीं थी, तो फिर आखिर वो लैटिन लैंग्वेज में कैसे बात कर रहा है, ये देख के दोनों माता पिता डर जाते हैं। अगले दिन जूडी और उनके हस्बैंड फिर से डेविड को डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि ये काफी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है जो कभी इसने जिंदगी में की नहीं है। डॉक्टर फिर से उसका चेकअप करते हैं, लेकिन फिजिकली उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वापस उन लोगों को घर भेज देते हैं। अब ग्लेजन दंपति को ये शक हो जाता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये बच्चा जो है ये अपनी तरफ से कोई शरारत नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ ऐसी चीज इसके साथ हो रही है जिसकी वजह से ये अब तकलीफ में है। थोड़े दिनों तक यही सब चलता रहता है। उसके बाद रोते चीखते धीरे धीरे डेविड बात करना ही बंद कर देता है। वो अब कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ आवाजें निकालता है। रो रहा है या चीख रहा है तो भी हिस जैसी इस तरीके की आवाजें निकाल रहा है, इशारे कर रहा है, लेकिन अब उसने बात करना बंद कर दिया था। ग्लेजन दंपति वैसे ही डरे हुए थे। अपने बच्चे की ये हालत देख के वो और घबरा जाते हैं, और डॉक्टरों से कोई इलाज ना मिल पाने की वजह से अब वो चर्च का रुख करते हैं। वो चर्च में जाके वहां के फादर से बात करते हैं कि पहले जहां वो रहते थे वहां पे सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से वो इस जगह पे आए हैं, ब्रुकफील्ड के इस घर में आए हैं, तब से उनका बेटा डेविड अजीब अजीब तरीके की हरकतें कर रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसने लैटिन लैंग्वेज में बात करना चालू कर दिया था, अब तो वो बात करना ही बंद कर चुका है, अजीब अजीब आवाजें निकालता है, डरता है, और उसने ये बार बार बोला है कि उसे घर में कोई बूढ़ा डरावना आदमी दिखाई देता है। चर्च के जो फादर होते हैं वो डेविड को देखते हैं, लेकिन उन्हें उसमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता जिसके लिए वो ये कह सकें कि वो पॉजेस्ड है या उसमें कोई भूत प्रेत का साया है। वो ग्लेजन दंपति को ये बोल के वापस भेज देते हैं कि इस लड़के में शायद कुछ मेडिकल इश्यूज ही होंगे, जिसकी वजह से उसको मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ रहा है, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें वो उसकी हेल्प कर सके। जूडी और उसके हस्बैंड पहले से ही कई डॉक्टरों के चक्कर काट चुके थे, और सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि डेविड को कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। जूडी और उसके हस्बैंड अब अलग अलग चर्च में जाना शुरू करते हैं, फादर्स से मिलते हैं, पादरियों से मिलते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उसके बच्चे की हेल्प करें, क्योंकि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है और वो कहीं ना कहीं भूत प्रेत से रिलेटेड है, क्योंकि वो ऐसी हरकतें कर रहा है जो उसने आज तक कभी नहीं की। चाहे वो अलग भाषा में बात करना हो, चाहे वो उस बूढ़े इंसान के बारे में बात करना हो। धीरे धीरे डेविड की तबीयत खराब होती चली जा रही थी, और उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चे की मदद कैसे करें। ऐसे में उनके एक फैमिली फ्रेंड उनको एड और लॉरेन वॉरेन के बारे में बताते हैं, जो कि पैरानॉर्मल साइंसेस का एक रेनाउंड नाम थे। उन्हें पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के तौर पे बहुत अच्छे से जाना जाता था। जूडी किसी तरीके से एड और लॉरेन को संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके बच्चे के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी तरीके से उसके बच्चे की मदद करें और उन्हें उस परेशानी से छुटकारा दिलाएं। एड और लॉरेन जब जूडी की इस पूरी कहानी को सुनते हैं तो उन्हें जूडी के ऊपर थोड़ी दया आ जाती है। वो कहते हैं कि वो जरूर उसके घर आएंगे। फिर वो ब्रुकफील्ड के जूडी के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो उस घर में एंटर करते हैं, उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। जब डेविड को उनके सामने लाया जाता है, वो उसे देखते हैं, कुछ सवाल जवाब भी करते हैं, पूछते हैं। सारी बातें जब वो देखते और समझते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो डेविड को आराम करने के लिए बोलते हैं और बाहर आके जूडी और उसके हस्बैंड को ये बात बताते हैं कि एक्चुअली में जो डेविड है उसके ऊपर एक नहीं 40 से ज्यादा आत्माओं ने अपना कब्जा कर रखा है। मतलब एक आत्मा पजेस कर रही हो तो अलग ही बात है, क्योंकि उसके शरीर में 40 आत्माएं इस समय घुसी हुई हैं। इसी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है, और वो सारी की सारी आत्माएं इस लड़ाई में लगी हैं कि कौन डेविड के शरीर पे कब्जा करेगा। इसी वजह से वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, अलग अलग समय पे चिल्ला रहा था। अब जो उसकी आवाज तक चली गई है वो इसी वजह से है क्योंकि सारी आत्माएं लड़ के उसके शरीर पे कब्जा करना चाहती हैं। एड और लॉरेन जूडी को ये सलाह देते हैं कि उनको चर्च के फादर से मिलके डेविड का एक्सोर्सिज्म कराना चाहिए, मतलब जो भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने की प्रक्रिया होती है वो करानी चाहिए। तो जूडी उन्हें बताती है कि वो और उसके हस्बैंड ब्रुकफील्ड के लगभग सारे चर्च में संपर्क कर चुके हैं, मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं,
लेकिन कोई भी इस एक्सोर्सिज्म को करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। एड और लॉरेन उनको थोड़ा भरोसा दिलाते हैं कि वो परेशान ना हो, वो फादर से बात करेंगे और देखेंगे इस बारे में वो क्या कर सकते हैं। एड और लॉरेन ब्रुकफील्ड के अलग अलग चर्च में कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उन्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं और डेविड के एक्सोर्सिज्म के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। कई चर्च और फादर उनको इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन फाइनली एक फादर रेडी हो जाते हैं कि वो डेविड का एक्सोर्सिज्म करेंगे और जूडी और उनके हस्बैंड की, उनकी फैमिली की मदद करेंगे। एड और लॉरेन जूडी को ये बात बताते हैं कि जो ये एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया है, वैसे तो ये जनरली एक ही बार की जाती है इंसान को किसी भी शैतानी आत्मा से, एंटिटी से मुक्ति दिलाने के लिए, लेकिन उन्होंने भी अपनी लाइफ में पहली बार ही ऐसा केस देखा है जिसमें 40 से ज्यादा एंटिटीज किसी शरीर पे कब्जा करना चाहती हो। तो ये जो एक्सोर्सिज्म है ये एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार 4 बार दोहराना पड़ेगा ताकि डेविड को पूरी तरीके से आराम मिल सके। जूडी और उसके हस्बैंड इस बात के लिए मान जाते हैं और एड और लॉरेन फादर के साथ मिलके डेविड का एक्सोर्सिज्म करते हैं। एक बार ये प्रक्रिया की जाती है, डेविड को कहा जाए थोड़ा आराम मिलता है। दूसरी बार ये प्रक्रिया की जाती है, डेविड में थोड़ा और सुधार देखा जाता है। जब तीसरी बार ये प्रक्रिया करी जानी थी, उससे पहले कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। जैसा कि मैंने बताया, जूडी और उसके हस्बैंड के 8-10 अराउंड बच्चे थे। उनमें से 17-18 साल की एक लड़की थी जिसका नाम था डेबी। वो जब इस ब्रुकफील्ड शहर में आती है तो बाकी सब कुछ तो डेविड के साथ चल ही रहा होता है, इनकी जिंदगी भी चल रही होती है। तो डेबी को एक लड़का मिलता है, उस लड़के का नाम था आर्ने जॉनसन। धीरे धीरे उन लोगों के बीच में मुलाकात बढ़ती है और वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अब क्योंकि दोनों एक रिलेशनशिप में थे तो डेबी अपनी लाइफ के बारे में बातें जो थी वो आर्ने से शेयर करती है। इसी दौरान वो उसको अपने भाई डेविड के बारे में बताती है, उसकी हालत परेशानियों के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि अब उसका एक्सोर्सिज्म किया जा रहा है, उसको शायद थोड़ा आराम मिल जाए। आर्ने क्योंकि डेबी से प्यार करता था तो वो उससे कहता है कि वो उसके भाई से मिलना चाहता है, उसको थोड़ा दिलासा देना चाहता है। वैसे तो डेबी उसके लिए मना करती है, लेकिन उसके आग्रह करने पे वो उसे घर बुला लेती है। जब आर्ने डेविड को देखने के लिए आया था तो उस समय डेविड की हालत काफी खराब हो रखी थी। आर्ने को भी उसे देख के दया आ जाती है, डेबी भी रो रही होती है तो वो डेबी को दिलासा देता है कि वो जो कर सकता है करेगा, लेकिन डेविड को इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा। इसी बीच एड और लॉरेन डेबी के घर पहुंचते हैं। वो फादर और उनके सहयोगी के साथ में आए थे तीसरा चरण पूरा करने के लिए एक्सोर्सिज्म का। आर्ने ये चीज देखता है कि डेबी डेविड की हालत को देख के बहुत ज्यादा दुखी है। वो खुद भी उस बच्चे की उस हालत को देख के काफी दुखी हो रहा था। तो वो एड, लॉरेन और फादर से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो डेविड के साथ रहना चाहता है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, ताकि उसको डर ना लगे, वो परेशान ना हो। वो एक तरीके से उसको सहारा देना चाहता था, सहानुभूति देना चाहता था, ताकि बच्चा जो है वो डरे नहीं। वैसे तो एड, लॉरेन और फादर, उनका सहयोगी, सब इस बात के लिए मना करते हैं कि ये बहुत ही सेक्रेड प्रक्रिया होती है, इसमें कुछ भी गलत करा जाने पे बहुत गलत परिणाम मिल सकते हैं। तो किसी भी और इंसान को इस प्रक्रिया के दौरान वहां रुकने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन आर्ने काफी रिक्वेस्ट करता है, डेबी भी इसके बारे में बोलती है, तो फाइनली एड, लॉरेन इस बात के लिए मान जाते हैं। लेकिन वो इसके लिए एक शर्त रखते हैं। वो आर्ने से कहते हैं कि वो उस प्रक्रिया के दौरान उस कमरे में रुक सकता है, डेविड को थोड़ा ढांढस बंधा सकता है, सहारा दे सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक होगी कि पूरी प्रक्रिया के दौरान आर्ने एक शब्द नहीं बोलेगा, सिर्फ चुपचाप खड़ा रहेगा, उसे कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं है। आर्ने इस बात के लिए एग्री कर जाता है और उसे उस प्रक्रिया के दौरान रुकने की इजाजत मिल जाती है। खैर, जो एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया थी वो शुरू होती है। जो फादर थे वो अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। एड और लॉरेन उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। इस दौरान डेविड काफी ज्यादा चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, काफी रो रहा होता है। तो आर्ने से ये देखा नहीं जाता। लाख मना किए जाने के बावजूद भी वो बोल पड़ता है। जब ये एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया चल रही थी तभी वो उन शैतानी शक्तियों को एक तरीके से बुला के ये चीज बोलता है कि उस बच्चे के ऊपर अपना दम ना दिखाएं। अगर उन शक्तियों के अंदर सच में ताकत है तो वो आर्ने के शरीर पे कब्जा करके दिखाएं, लेकिन डेविड को छोड़ दें। अब उसको खास तौर पे मना किया गया था कि वो कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन उल्टा वो तो उन शैतानी शक्तियों को ही चैलेंज कर देता है। जो एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया थी वो खैर समाप्त होती है।
जो एड और लॉरेन थे, फादर थे, उनके सहयोगी थे, वो जूडी और उनके हस्बैंड को ये बात बोलते हैं कि डेविड का एक्सोर्सिज्म तो हो चुका है। अब धीरे धीरे कुछ दिनों में ये बात पता चलेगी कि कितना सफल रहा है और क्या अब डेविड सही हुआ है या नहीं। थोड़े दिनों में एक तरीके से उसका असर कहा जाए दिखना शुरू हो जाता है और डेविड धीरे धीरे सही होने लगता है, उसकी तबीयत सुधरने लगती है, बात करना शुरू कर देता है, दोबारा से लगता है कि हाँ अब वो ठीक हो गया। लेकिन जो चीज आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी एक्चुअली में वही होती है, क्योंकि आर्ने ने उस एक्सोर्सिज्म के दौरान उन शैतानी शक्तियों को एक तरह से चैलेंज दिया था। तो डेविड तो ठीक होने लगता है, लेकिन आर्ने की तबीयत अब खराब होने लग जाती है। जो लक्षण डेविड के अंदर दिखाई दिए थे वही धीरे धीरे अब आर्ने के अंदर दिखने लगता है। क्योंकि डेबी और आर्ने एक रिलेशनशिप में थे, तो वो जिस घर में डेविड रहता था उसकी बाकी सारी फैमिली डेबी की रहती थी, वो उससे थोड़ी ही दूर पे एक दूसरा किराए का कमरा लेके साथ में रहा करते थे। जब वो आर्ने की सारी हरकतों को देखती है तो वो ये बात समझ जाती है कि जो डेविड के साथ में हुआ था वही सब कुछ अब आर्ने के साथ में हो रहा है। वो एड और लॉरेन को संपर्क करती है और उनको बताती है कि जो डेविड की हालत थी वही अब आर्ने की हो रही है, तो जैसे आपने डेविड की हेल्प की थी वैसे ही आप प्लीज आर्ने की भी हेल्प कीजिए। एड और लॉरेन डेबी को यह बात समझाते हैं कि उन्होंने आर्ने को मना किया था कि उस एक्सोर्सिज्म के दौरान वहां ना रुके। लाख मना करने के बावजूद जब वो नहीं मान रहा था तो उसे खास तौर पे बोला गया था कि वो एक शब्द भी अंदर नहीं बोलेगा। लेकिन बाकी सारी बातें छोड़ दो, उसने तो डायरेक्टली उन शैतानी शक्तियों को ही चैलेंज कर मारा। तो अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी हेल्प कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी वो जो पादरी थे, जो चर्च के फादर थे, उनके सहयोगी थे, उनसे एक बार बात करते हैं कि क्या आर्ने का भी एक्सोर्सिज्म किया जा सकता है। तो चर्च और फादर उसके लिए बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि आर्ने ने उनकी कही गई बातों का, हिदायतों का उल्लंघन किया था, उन्हें नहीं माना था। तो एक तरीके से जो उसके साथ हो रहा था वो उसे उसकी सजा मानते हैं। एड और लॉरेन अब अकेले तो वो चीज नहीं कर सकते थे, तो वो डेबी और उसकी फैमिली को इस बात की चेतावनी देते हैं कि क्योंकि आर्ने के ऊपर काफी सारी शैतानी शक्तियों ने कब्जा कर रखा है, तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर नजर रखी जाए। और यही नहीं रुकती है बात, एड और लॉरेन पुलिस स्टेशन तक भी चले जाते हैं। जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन था वहां जाके बाकायदा रिपोर्ट लिखाते हैं इस बारे में कि आपके पास में एक फैमिली रहती है जहां पे एक बच्चा था, उसके साथ में पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स थी, उस पे कई शैतानी शक्तियों ने कब्जा कर रखा था, जिससे आजादी दिलाने के दौरान एक दूसरा इंसान है आर्ने, उसके ऊपर अब उन शक्तियों ने कब्जा कर लिया है और किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है। तो आप प्लीज वहां पे जाके उस फैमिली के ऊपर थोड़ी नजर रखें और देखते रहें कि कुछ गलत ना हो। अब पुलिस वाले ऑब्वियसली जल्दी इन सब चीजों के ऊपर भरोसा नहीं करते, तो वो वैसे तो एड और लॉरेन की बात सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई खास एक्शन नहीं लेते। मतलब ना तो वो उनके घर जाते हैं, ना कोई तफ्तीश करते हैं, ना ही उसके ऊपर कोई ध्यान देते हैं। इस घटना को लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं। आर्ने की कई बार तबीयत खराब होती है, लेकिन फिर ठीक होती है, कुछ कुछ करके उसको बार बार नॉर्मल किया जाता है, लेकिन उसकी तबीयत बार बार खराब ठीक होती रहती है। हालांकि कुछ गड़बड़ ऐसी खास नहीं होती। जो पुलिस वाले थे उन्होंने तो इस बात को मजाक के लिए रखा था, तो वो ना कभी उनके घर जाते हैं, ना कभी देखते हैं, ना इस चीज पे कोई ध्यान देते हैं। लगभग 6 महीने गुजरने के बाद में डेबी की एक नौकरी लगती है, वो इस बारे में आर्ने को बताती है। आर्ने बहुत खुश होता है और वो कहता है कि जब वो जॉब के लिए जाएगी तो फर्स्ट डे वो भी उसके साथ जाएगा, फिर वो लोग रात में डिनर करने के लिए जाएंगे। डेबी काफी खुश होती है। आर्ने और डेबी जब डेबी के फर्स्ट डे ऑफ वर्क के लिए घर से निकलते हैं, तो डेबी आर्ने से कहती है कि वो अपनी फैमिली को भी इस खुशखबरी को बताना चाहती है, क्योंकि उनका घर रास्ते में ही पड़ता था, तो वो लोग डेबी के घर पहुंच जाते हैं। डेबी अपने घर वालों को ये सारी बात बताती है कि उसको नई जॉब मिली है, आज उसका जॉब का पहला दिन है। उसके घर वाले भी ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं और वो भी ये कहते हैं कि वो उसके साथ चलेंगे और उसकी नई जगह पे उसका हौसला बढ़ाएंगे, प्रोत्साहन करेंगे। अब डेबी अपनी पूरी फैमिली आर्ने के साथ में अपने जॉब की जगह पे पहुंच जाती है। 16 फरवरी 1981 का ये दिन था जब डेबी अपने काम पे पहले दिन पहुंचती है।
ये एक पेट सैलून था जहां पे जानवरों की ग्रूमिंग वगैरह करने का काम किया जाता था। जो इस पेट ग्रूमिंग स्टोर का मालिक था, डेबी का बॉस, उसका नाम था एलन। वो डेबी और उसकी पूरी फैमिली का स्वागत करता है, उनको वेलकम करता है, इवन वो उन्हें लंच के लिए भी इनवाइट करता है। डेबी और उसकी पूरी फैमिली एलन का ये निमंत्रण स्वीकार करती है और सबके सब साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये लंच का प्रोग्राम चल रहा था, उसी दौरान जो डेबी की एक बहन थी जिसका नाम मैरी था, उम्र उसकी 10-12 साल की रही होगी, जो उस पेट ग्रूमिंग स्टोर का मालिक था एलन, वो मैरी को घूरने लगता है। इस बात के लिए डेबी और उसकी फैमिली जो है वो थोड़ा एतराज जताती हैं। एलन थोड़ा गर्म स्वभाव का था, तो वो भी इस बात में अकड़ जाता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। इसी बात पे विवाद जो था वो काफी बढ़ जाता है कि एलन जो था वो मैरी को घूर रहा था, जबकि वो तो एक बच्ची सी ही है। जब डेबी और उसकी पूरी फैमिली एलन के साथ में बहसबाजी कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, आर्ने साइड में खड़ा हुआ ये सब चीजें शांति से सुन रहा था। एकदम से पता नहीं उसको क्या होता है, ये सारे जो वहां पे चश्मदीद थे, पूरी फैमिली डेबी की, वो इस बात के गवाह हैं, उन्होंने कोर्ट में भी ये बात कही थी कि एकदम से आर्ने को पता नहीं क्या होता है, वो एकदम अपनी जगह से उछलता है और हवा में उछल के एलन के ऊपर कूद जाता है, उसकी छाती पे बैठता है, अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और एक के बाद एक 5 वार करता है एलन के छाती पे, जिससे एलन की वहीं पे मौत हो जाती है। डेबी और उसकी पूरी फैमिली ये भयानक दृश्य देख के बहुत घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से चीखते हुए भाग जाते हैं। आर्ने भी उसके बाद वहां से निकल जाता है। जो पड़ोसी होते हैं वो सब इस चीख चिल्लाहट को सुन के एलन की शॉप में आते हैं और देखते हैं कि उसका कत्ल हो गया है, उसकी लाश जमीन पर पड़ी हुई है। तुरंत वो लोग पुलिस को खबर करते हैं और ब्रुकफील्ड के इतिहास में 181 साल बाद 181 ईयर्स में पहली बार ऐसी घटना हुई थी जब किसी का कत्ल किया गया हो। पुलिस तुरंत इसकी रिपोर्ट लिखती है और आर्ने को ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ ही घंटे के बाद वो आर्ने को पकड़ भी लेते हैं। जिस समय पुलिस ने आर्ने को गिरफ्तार किया था, उस समय वो कहीं भाग नहीं रहा था, छुप नहीं रहा था, वो नॉर्मल सड़क पे चलता हुआ जा रहा था। उसके हाथ में, कपड़ों पे खून लगा हुआ था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, पुलिस स्टेशन लेके आती है और उससे पूछती है कि उसने ये कत्ल क्यों किया, तो आर्ने एकदम से चौंक जाता है। वो कहता है कि मेरे हाथ और कपड़ों पे खून तो लगा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये यहाँ कैसे आया। मैंने किसी का भी कत्ल नहीं किया है और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस भी उसके इस व्यवहार और चीजों को देख के थोड़ी अचंभित रह जाती है, क्योंकि वो जेन्युइनली सरप्राइज दिख रहा था कि उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि उसके कपड़ों पे, हाथ पे खून लगा कैसे, क्योंकि ये 181 साल में पहला कत्ल था ब्रुकफील्ड का। तो ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। किसी के थ्रू ये बात एड और लॉरेन तक भी पहुंचती है। अब एड और लॉरेन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वो पुलिस वालों से बोलते हैं कि भैया, हमने आपको 6 महीने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस इंसान के ऊपर शैतानी शक्तियों ने कब्जा कर रखा है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, इस पे ध्यान रखना। पुलिस वालों को भी याद आता कि हाँ भाई, इन्होंने बोला तो था, लेकिन कत्ल तो हुआ था। डेबी की पूरी फैमिली गवाह थी। अर्नी के हाथ और कपड़ों पे उस इंसान का खून लगा हुआ था जिसका कत्ल हुआ है। वहां पे कई सारे और भी चश्मदीद थे जिन्होंने उसको भागते, चीखते, चिल्लाते हुए सब कुछ देखा था। तो पुलिस वालों के लिए तो ये एक ओपन एंड शट केस था। उनके लिए बस यही चीज थी कि उन्हें सारे सबूत ले जाके कोर्ट में देने, अब आगे कोर्ट डिसाइड करे क्या करना है। वैसे तो इतने सबूत और गवाह होने पे ये केस बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन अर्नी के जो वकील होते हैं वो कोर्ट में कुछ ऐसी दलील देते हैं जो इस केस को बहुत खास बना देती है। आर्ने के जो वकील होते हैं वो कोर्ट में ये दलील पेश करते हैं कि ये कत्ल हुआ तो आर्ने के हाथ से है, लेकिन करवाया डेविल ने, शैतान ने है। कोर्ट भी इस बात को सुन के चौंक जाती है कि भाई ये क्या बात कर रहे हो आप, हम सबूतों गवाहों पे भरोसा करते हैं, ये भूत प्रेत की, शैतान की बातों पे हम भरोसा नहीं करते। लेकिन कोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी डिफेंस लॉयर ने ये बात बोली हो कि कत्ल करने वाले हाथ तो उसके क्लाइंट के थे, लेकिन करवाने वाला शैतान था, डेविल था। ये केस अखबारों की सुर्खियों में छा जाता है। डिफेंस लॉयर ने ये दलील दी कि जिस समय ये कत्ल किया गया उस समय आर्ने अपने होशो हवास में नहीं था। डेविल ने, शैतान ने उसके शरीर पे, दिमाग पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। वो चाकू चलाने वाले हाथ तो आर्ने के थे, लेकिन उसे चलवाने वाला शैतान था, डेविल था। और ये सारी बातें जो हैं ये बाकायदा कोर्ट के रिकॉर्ड में हैं, अखबारों में इसके बारे में छापा गया है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। कोर्ट
आर्ने के वकील से ये बात बोलते हैं कि आपने कहा कि डेविल ने ये करवाया है, चलो ठीक है, हम एक बार को ये बात मान जाते हैं, लेकिन इसका सबूत क्या है। अब आर्ने के जो वकील थे वो डेविड की एक्सोर्सिज्म की पूरी कहानी कोर्ट के सामने पेश करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें हुई थी। हालांकि जो चर्च थे, उनके पादरी थे, वो इन सारी चीजों को, उनकी जो भी तरीके हैं, चीजें हैं, एक्सोर्सिज्म की बातें हैं, वो कोर्ट के सामने आके नहीं बोल सकते थे। कोर्ट के सामने जब ये सारी की सारी बातें आती हैं तो कोर्ट का यही कहना था कि हम आपकी सारी बातों पे अगर भरोसा कर भी लें तो किसी भी चीज का आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, कहानियां हैं, इसके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हम, इतने लोगों ने जिस कत्ल को होते हुए देखा है, सारे सबूत जिस बंदे के खिलाफ हैं, हम उसको आजाद कर दें। तो आप हमें कुछ ऐसा सबूत या कोई चीज ला के दें जिससे हम इसको बरी कर सकें, तभी हम इसको छोड़ेंगे, वरना सिर्फ इस डेविल की कहानी के पीछे तो हम इसको नहीं छोड़ सकते। अब कोर्ट की इस बात को सुन के आर्ने के वकील को और बाकी लोगों को भी इस बात का पूरा भरोसा हो चुका था कि इस दलील के ऊपर तो आर्ने को नहीं छोड़ा जाएगा। तो अब वो अपना तरीका बदलते हैं और कोर्ट के सामने ये दलील देते हैं कि आर्ने ने ये कत्ल तो किया है, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस के लिए किया था, क्योंकि एलन ने डेबी की बहन को बुरी नजर से देखा था, जिसकी वजह से उससे लड़ाई झगड़ा हुआ था, और एलन ने पहला हमला किया था, जिसके जवाब में आर्ने ने उस पर हमला किया और उसके हाथों एलन का कत्ल हो गया। अब कोर्ट इस दलील को मान जाती है, क्योंकि डेबी की फैमिली जो होती है वो भी इसके फेवर में गवाही देते हैं कि उनके सामने ये सब कुछ हुआ था, एलन ने पहला हमला किया था, तो कातिल आर्ने है, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया तो आर्ने को 10 साल की सजा कोर्ट सुना देता है। हालांकि उसे पूरा 10 साल भी जेल में नहीं रहना पड़ता, 5 साल में उसको अच्छे व्यवहार की वजह से बरी कर दिया जाता है। रिहा होने के बाद में वो वापस डेबी के पास में जाता है, डेबी और उसकी फैमिली उसका स्वागत करते हैं, डेबी की और आर्ने की शादी हो जाती है और उसके बाद वो एक लंबी अच्छी जिंदगी साथ में गुजारते हैं। हालांकि वो उस जगह पे ब्रुकफील्ड में या फिर उस घर में दोबारा कभी नहीं जाते, नहीं रहते, और वहां से दूर जाने के बाद में उनके साथ कुछ वैसी घटनाएं भी दोबारा नहीं होती। 2007 में एक बार फिर से ये पूरी की पूरी कहानी सुर्खियों में आती है, क्योंकि डेबी और उसकी फैमिली जो है वो एड और लॉरेन वॉरेन के ऊपर ही केस कर देते हैं। डेबी और उनकी फैमिली का कहना था कि एड और लॉरेन ने उनकी फैमिली के इस पूरे के पूरे इंसिडेंट्स के बारे में कई सारे लेख लिखे अखबारों में, कई सारी किताबों को लिखने में हेल्प करी, मूवीज में हेल्प करी, उनको बहुत सारे पैसे मिले इनके फैमिली के बारे में जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में बताने से, लेकिन उन्हें कोई भी फाइनेंशियल फायदा इसमें नहीं हुआ, उल्टा उनको इस बारे में मानसिक पीड़ा हुई। कोर्ट हालांकि सारी की सारी बातों को सुनता है और इस पूरे के पूरे केस को ही खारिज कर देता है। तो 2007 में ही लास्ट टाइम इस बारे में जो बात हुई थी। इसके ऊपर जो मूवी बनी थी वो थी कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट, जिसके शुरुआत में कहा जाता है कि ये सत्य घटनाओं से आधारित है, और यही है वो सत्य घटना जिस पे वो मूवी आधारित है, कॉन्ज्यूरिंग की द डेविल मेड मी डू इट। हालांकि जो ये केस था वो अमेरिकी इतिहास का पहला ऐसा केस बन गया था जिसमें कोर्ट में डेविल को या शैतान को दोषी ठहराया जाने की बात की गई थी। ये बोला गया था कि जो क्लाइंट है वकील का वो अपराधी नहीं है, डेविल या शैतान को अपराधी घोषित किया जाए। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।